आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 305। इससे पहले हमने 300 से लेके 304 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से कि एक सिर्फ 300 का वीडियो है और उसके बाद 301 टू 304 का वीडियो है, जो कि मैं प्लेलिस्ट में दोनों ही दे दूंगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये चैप्टर 300 से लेकर 327 तक है। आज हम सिर्फ जानेंगे 305। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। प्रोसीड्यूर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज्ड। अब हमने तो पढ़ा ऊपर के सेक्शंस में कि अगर एक्यूज तो हमेशा आदमी होता है, लिविंग बीइंग होता है, नॉन लिविंग बीइंग कैसे होगा। तो यहाँ पर अगर कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी है, अगर वो अपराधी हो तो क्या होगा, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, आज हम वही जानेंगे। क्लॉज 1 में लिखा है, इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसमें कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेशन क्या है। तो कॉर्पोरेशन मीन्स जो इनकॉर्पोरेट कंपनी है वो, या कोई अदर बॉडी जो कॉर्पोरेट है वो, और जो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी, उसको हम एक कॉर्पोरेशन मानेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। क्लॉज 2 बोल रहा है, वेयर अ कॉर्पोरेशन इज द एक्यूज्ड पर्सन और वन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन is an inquiry or trial, it may appoint a representative for the purpose of the inquiry or trial, and such appointment need not to be under the seal of the corporation। इसमें कहा जा रहा है कि जहां पर कॉर्पोरेशन एक्यूज्ड है, तो जो एक्यूज्ड है या फिर एक्यूज्ड में से एक है अगर कंपनी, और तो वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा, हो सकता है एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा, जो किस पर्पस के लिए, इंक्वायरी ट्रायल के लिए, ठीक है। और वो जो अपॉइंटमेंट है, जो मतलब जिस रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया गया है, तो उसके उस पर सील होना कॉर्पोरेशन का जरूरी नहीं है। बिना कॉर्पोरेशन के सील के भी वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लॉज 3 बोलता है, वेयर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉर्पोरेशन अपीयर्स, एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड दैट एनीथिंग शैल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड और शैल बी रीड or stated or explained to the accused shall be construed as a requirement that things shall be done in the presence of the representative or read or stated or explained to the representative, and any requirement that the accused shall be examined shall be construed as a requirement that the representative shall be examined। अब हम जानते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं है। इसको सीधा सीधा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे तो फिर ये हमको उल्टा पुल्टा बता देगा। हम जानते हैं कि लॉ डायरेक्ट लैंग्वेज में बात नहीं करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पहली बात हम पहले जानते हैं कि नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन क्या होता है। लीगल पर्सन कंपनी होता है और नेचुरल पर्सन हम और आप होते हैं। अगर हम और आप एक्यूज्ड हैं तो हम खुद ब खुद लड़ सकते हैं, हम तो खुद ब खुद प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर लीगल पर्सन है, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, तो हम जानते हैं कि वो किसी के थ्रू ही मतलब अपना बात बोलता है। कंपनी खुद से तुम उसका नहीं बोलेगा, तो वो किसी के थ्रू बोलता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव, जो भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ था ऊपर, उसके सामने जो भी हर एक चीज़ होगा, हर एक चीज़ बोला जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये ऐसा माना जाएगा कि वो एक्यूज्ड के सामने ही हो रहा है, एक्यूज्ड वहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जैसा भी अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव को एग्जामिन करता है तो ऐसा माना जाएगा कि एक्यूज्ड को एग्जामिन किया गया, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सीधा मीनिंग निकालेंगे ये तो कुछ और मीनिंग हो जाएगा, लेकिन असली मीनिंग यही है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ होगा वो ऐसा माना जाएगा कि वो एक्यूज के साथ हो रहा है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्लॉज 4, वेयर अ रिस्पेक्टिव ऑफ अ कॉर्पोरेशन डज नॉट अपीयर एनी सच रिक्वायरमेंट एज इज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। अब अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा थर्ड, वो अप्लाई नहीं होगा। 5, वेयर अ स्टेटमेंट इन राइटिंग purporting to be signed by the managing director of the corporation or by any person by whatever name called, having or being one of the person having the management of the affairs of the corporation to the effect that the person named in the statement has been appointed as the representative of the corporation for the purpose of this section is filed, the court shall, unless the contrary is proved, presume that such person has been so appointed। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कुछ भी हो सकता है, जिस भी नाम से उसको पुकारा जाए, जो हेड होगा, जो उसको मैनेज करता होगा, तो उस आदमी, अगर वो आदमी लिख कर किसी को अपॉइंट कर देता है, वो आदमी मतलब अपना मैनेजिंग डायरेक्टर हो,
बहुत सारा नाम हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, इस तरीके का जो होता है वो अगर लिख कर दे देता है कि ये आदमी रिप्रेजेंटेटिव है मेरे कॉरपोरेशन की तरफ से या कॉरपोरेशन की तरफ से, तो उसको ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि वही आदमी रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक, अब ऐसा बात यहाँ पर क्यों कहा गया? क्योंकि ऊपर कहा गया कि वो कॉरपोरेशन के सील के अंदर में नहीं रहेगा, वो अपना आज़ाद है, सिर्फ अगर मुंह से बोल दिया, मतलब लिख के दे दिया, कोई भी जो मेन है पर्सन जो कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट को, जो कंट्रोल करता है कॉरपोरेशन को, अगर वो बोल देता है वो, तो फिर उसको ही तब तक माना जाएगा जब तक वो कॉन्ट्रेरी मतलब कोई शक ना रह जाए, तब तक उसको ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि वही आदमी रिप्रेजेंटेटिव है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद if a question arises as to whether any person appearing as the representative of a corporation is an inquiry or trial before a court is or not such representative, the question shall be determined by the court। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, पहले हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो आदमी है उसको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन कॉरपोरेशन का सील होना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिस भी नाम से उसको पुकारा जाता है, अगर वो बोल देता है, हाँ, वो मतलब अपॉइंट करता है रिप्रेजेंटेटिव को, तो फिर उसको ही हम प्रिज्यूम करेंगे कि वही रिप्रेजेंटेटिव है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था, अपॉइंट किया था, उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, वही कोर्ट में जाएगा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, हो जाता है कुछ, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोल रहा है कि हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हाँ, या फिर लग रहा है ऐसा कि ये आदमी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है कोर्ट का, सॉरी कॉरपोरेशन का, तो फिर ये जो क्वेश्चन अराइज होगा इसको कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि आदमी सही है या गलत है, हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव या नहीं हो सकता है। तो ऐसा चीज़ जो भी है वो जो भी कॉन्ट्रेरी आएगा दोनों के बीच में, उसको कौन डील करेगा? उसको कोर्ट डील करेगा। वो कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो मानेगा उन लोगों का बात कि नहीं मानेगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो कोर्ट डील करेगा। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।